लगा लो हेडिंग, सभी लोग विज्ञान के 50 प्रश्न हैं, ठीक भैया। जिनने रेलवे में फार्म डालो या आरपीएफ में, वे लोग ध्यान से समझ लें। अब बातचीत ना करके ध्यान सुनना कि करके पूछेंगे सबसे। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक सेकेंड, कि विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर। उसके बाद विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्योंकि विद्युत धारा के नियम किसने दिए थे, तो माइकल फैराडे ने। बातचीत ना करो। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्लियर है, फिर रिपीट सुन लो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। तो बैठी का ही नहीं दिख रहा है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी है। ठीक, इधर खिसक जाओ। इतने बड़े आलसी तो नहीं हो, राजा हो तुम, कि तुम उठ नहीं सका थोड़ी देर। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। अच्छा ठीक, एक और बताओ, यदि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है तो वोल्ट किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, विभवांतर का। ओम किसका मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है, कार के साथ साथ किसका मात्रक है, कार का भी मात्रक है, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है। ये विभवांतर का मात्रक हो गया। ठीक, ओम हो गया प्रतिरोध का मात्रक, हर्ट्ज हो गया आवृत्ति का मात्रक, और जूल हो गया कार तथा ऊर्जा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ध्वनि की तीव्रता, बुद्धि ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, किसमें, सुनो जरा। ध्वनि की तीव्रता अलग चीज होती है, आवृत्ति अलग चीज होती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति की बात करें तो हर्ट्ज, मैंने बताया था यहाँ पर। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है, डेसिबल में। जो हम माइक लगाए ये हर्ट्ज में नहीं है, जो माइक जो है वो डेसिबल में है। उसमें देखो रिकॉर्डिंग चल रही, डेसिबल लिख के एरो है। ठीक, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ध्यान सुनियो भैया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। समुद्री मील किसका मात्रक है, समुद्री मील को हम लोग नॉटिकल मील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील के द्वारा समुद्र में जो जहाज चलता है, पानी में जो जहाज चलता है वो कितने किलोमीटर दूर गया, यानी समुद्री दूरी नापी जाती है तो नॉटिकल मील में। ठीक है, लेकिन याद रखना समुद्री जहाज़ों की गति जो नापी जाती है वो नॉट में। दोनों में अंतर है, नॉट। मेरे कहने का मतलब समझ गए, समुद्र में जो पानी का जहाज चल रहा है उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है, कितनी दूरी तय करी है, वो हम नापते हैं नॉटिकल मील में। लेकिन समुद्र में जो जहाज चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है उसको हम किस में नापते हैं, नॉट में नापते हैं। जहाँ में कोई डाउट तो नहीं है। अगला, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ओपनिंग घुस रही बात, पूरे 50 करें और पूछें। और पार से किसका मात्रक है, चलो यहाँ तक से काम नहीं चले। पारसेक के द्वारा और भी चीज़ें समझे हो। पारसेक दूरी का या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। अब इसके बारे में ज़रा समझ लो। जैसे मैं बताऊं, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो भी दूरी का मात्रक है, और 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर, इतना एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। लेकिन अगर हम एक पारसेक की बात करें तो पारसेक लगभग इसका 3.25 गुना होता है। किसका, प्रकाश वर्ष का। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, प्रकाश वर्ष के। अगर ऐसे ना तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष का मीटर में बताओ, अब आंसर दो।
3.08 में गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 3.08 में गुणे 10 की पावर 16 मीटर। अब फिर एक बार रिपीट सुन लो। पारसेक जो है दूरी का लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। एक प्रकाश वर्ष 9.46 में गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकाश वर्ष का यदि हम 3.25 गुना कर देंगे तो एक पारसेक बन जाएगा, यानी एक पारसेक बराबर हुआ 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर यूनिट में पूछा जाए, काउंटिंग में पूछा जाए तो बता देना एक पारसेक बराबर होता है 3.08 में गुणे 10 की पावर 16 मीटर। इन दोनों इकाइयों का यूज जमीन मापने में नहीं, खगोलीय पिंड की दूरी जो है इनको मापने में किया जाता है, उनकी दूरी ज़्यादा होती है। बात समझे? क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। लेंस की क्षमता नापते हैं किसके द्वारा? डायोप्टर के द्वारा। अब उस दिन मैंने पढ़ाया भी था, भूल गए हो शायद। पहली बात तो डायोप्टर इकाई है तो लेंस की क्षमता की। लेंस की फोकस दूरी तो आप जानते ही हो, वो तो मीटर में ही नापी जाएगी, तो मीटर में। और ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? डेसिबल में। ठीक। अब यहाँ पर बात आती है लेंस की क्षमता। मैंने बताया था जो समतल दर्पण होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। क्षमता है 0 डायोप्टर। ठीक। लेकिन दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत बनेंगे। अब आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है, लेवल का क्वेश्चन है तुम्हारे। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? हम जितना पूछ रहे सही बताओ। चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर है, कोई टेस्ला बता रहा है। अब एक बार हम बता दें। अब शांति, गलत। वेबर फिर टेस्ला क्या है? अब हम बताएं, बातचीत कर ली, अब शांत रहो। चुंबकीय प्रवाह की बात कर रहे हैं। चुंबकीय प्रवाह की बात करी जाए तो प्रवाह का मात्रक वेबर है। चुंबकीय प्रवाह की बात करी जाए, रेंज की बात करी जाए, ठीक है, तो कौन सा हुआ? वेबर हुआ। लेकिन अगर हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मांगी जाए या पूछी जाए तो आप टेस्ला बताओ। फिर समझ लो, चुंबकीय प्रवाह की बात करें, रेंज की बात करें तो आपका वेबर है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो हुई टेस्ला। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या हुआ? हेनरी। और फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे। धारता का मात्रक अभी पहले क्वेश्चन हुआ था, धारता। अब क्यों मात्रक है? कि माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के नियम दिए थे। तो फिर समझ लो, फैराडे मात्रक हो गया धारता का, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। और भूकंप के बारे में 3-4 पॉइंट साइंस की दृष्टि से याद रखना कि सिस्मोग्राफ के द्वारा तो हालांकि हम भूकंप नापते हैं, और भूकंप का अध्ययन इसी वजह से सिस्मोलॉजी कहलाता है, क्योंकि जहाँ पर लॉजी लग जाए तो लॉजी माने अध्ययन होता है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। तो सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन हुआ? सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। और भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या है? रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता जो है वो किलोग्राम मीटर में नहीं बताई जाएगी, वो बताई जाएगी रिएक्टर। और पृथ्वी पर तो 24 घंटा भूकंप आते हैं, लेकिन 2-2.5 रिएक्टर तक का अगर यदि भूकंप है तो वो झटके महसूस नहीं होते हैं। लेकिन अगर भूकंप 7 रिएक्टर से ज़्यादा है तो ये सब मकान सब गिर जाते हैं, इनका जो तीव्रता होती है वो 7 रिएक्टर से ज़्यादा। नेपाल में जब भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता थी 7.8 रिएक्टर। काठमांडू के पास एक जगह पड़ती लामगंज, वहाँ इसका केंद्र है। और ज़्यादातर भारत में भूकंप के तुम देखना, झटका भूकंप के भारत में महसूस हुआ, लेकिन इसका केंद्र कहाँ होता है? नेपाल। अब अक्सर देख लियो, उसका रीजन है कि हिमालय से सटे जो राज्य हैं या हिमालयी क्षेत्र जो है
वहाँ पर भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, भूस्खलन की वजह से, और पर्वत हैं तो प्लेटों में परिवर्तन भी हो सकता है। आगे आओ। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों, क्वेश्चन पुनः पढ़ लियो करो। ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। अच्छा, बिना सोचे समझे बोलने की आदत है। पानी के अंदर पढ़ते नहीं कबू। ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाना है, और पानी की जहां पर बात आ जाए वो हाइड्रोफोन है। आधे लोग जहाँ सोच रहे हैं कि पानी के अंदर सुनने में सुना नहीं जाता, पहले लाइन पढ़ लो। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने में हाइड्रोफोन। चलिए, आमीटर का यूज कायम करते हैं। घरों में विद्युत धारा मापने का यंत्र है, जो मीटर लगा हुआ है इसी को। तो घरों में विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ठीक, घर में जो विद्युत धारा कितनी आ रही है उसी को मापने के लिए आमीटर लगा होता है। स्टेबलाइजर में जो मीटर लगा है सुई वाला, बस। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है बहुत उच्च ताप मापने में, अगर हमें बहुत उच्च ताप मापना है तो हम पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। बहुत उच्च ताप, जैसे तारों का ताप मापना है। अब अगला आप बताएंगे बोलोमीटर। कोई बता दे, अब बोलो। हमने पूछा बोलोमीटर यंत्र का यूज बताओ, बातें कर रही तो बोलो। हम सही सलामत क्वेश्चन पूछे हैं, अब नहीं बोलेगा कोई। ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण क्या होता है कोई बताए? केवल क्वेश्चन आंसर रट लें थोड़ा ना पास हुई हो। ऊष्मीय विकिरण नहीं, या सोलर रेडिएशन नहीं जानते हो। ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है बोलोमीटर। बहुत उच्च ताप के लिए पायरोमीटर। घरों में विद्युत धारा की सप्लाई के लिए अमीटर। और पानी के अंदर आवाज़ नहीं, ध्वनि संकेतों को समझने के लिए हाइड्रोफोन। हाइड्रो शब्द जहां आ जाए समझ लीजिए पानी की बात है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो? बिल्कुल सही। हमारे घर में चाहे एसी धारा चले और चाहे डीसी चले, जो इन्वर्टर से करंट आता है वो डीसी है, और जो लाइट से आ रहा है, ट्रांसफार्मर वाला आ रहा है, वो एसी है। तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो आमीटर के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा? आमीटर। अब अगला बताइए, वाट मीटर क्या होता है? वाट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। क्या? विभवांतर, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या है? वाट है। तो विभवांतर क्या होता है ये बताओ जरा। ठीक, अगला। अच्छा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, सॉरी। हाँ चलो कोई बात नहीं। पायरोमीटर क्या था? बहुत उच्च ताप मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की नमी, जैसे इस समय कितनी नमी है, तो उसके लिए हम नमी नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ कि शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली दो, क्वेश्चन ना पढ़ना ही सबसे बड़ी समस्या है। तुम तो केवल स्टेथोस्कोप को हृदय से समझ रहे हो। जब मालूम थी अगर जहाँ में ना लिखो तो फेफड़ा भी नप सकता है। फिर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े तो अधेर में रहे हो भाई। जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताना, स्टेथोस्कोप को तुम क्या समझते थे? केवल हृदय, फिर फेफड़ा शब्द आया। बहुत बड़ी जानकारी है, सुनो करो पूरी बात। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किए जाने वाला चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? बताओ। ये तो मालूम हो गया, स्टेथोस्कोप। अब अगला बताओ, अब इसी में पूछे ले रहे। स्टेथोस्कोप हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आला। पेरिस्कोप का अब बोलो।
पानी के अंदर से बाहर देखने में पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और पेरिस्कोप कहाँ लगा होता है? पनडुब्बियों में। भाई पनडुब्बी में आदमी जो है अंदर से बाहर कैसे देखे? बाहर निकल थोड़ा ना देखे। तो पानी के अंदर से यदि हमें बाहर देखना है तो किस यंत्र का यूज करेंगे? पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप कहाँ लगा होता है? पनडुब्बी में। चलो भाई, तुम बात कर रही, तुम्हें बताओ। कैलिडोस्कोप का यूज। तो फिर बात ना करो, सुनो। चलो बताओ कितने लोग बैठे हैं? हम एक ही प्रश्न घंटन पूछने लगे हैं। चलो छोड़ो भाई, तुम ना कुछ बताओ। टेलीस्कोप बताओ। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने में कि संवाद करने में? तभी मैं बोलता हूं पूरी बात सुन लो करो। ये देखने में प्रयोग होता है टेलीस्कोप, ठीक, देखने में प्रयोग होता है। बहुत बड़ी कमी है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा? एनेमोमीटर। फिर एरोमीटर क्या है? बोलो, सबके सब होशियारो बोलो। एक सिंपल से प्रश्न लटक गए। हवा को दाब है। वो बैरोमीटर फिर क्या है? सुन लो जरा, अब बातचीत बंद कर लो, तभी कहता हूं पूरा पढ़ना सीख लो, ना कहो तुम मात खाई जे हो। नेक पढ़ लो तो इच्छा तो चिल्लाने लगा जब मैं विद्वान हो गया, मास्टरीन हो गए। हवा की गति जो है वो एनेमोमीटर। पहले मेरी बात समझ लो, हवा की गति स्पीड वो एनेमोमीटर है। और वायु या किसी द्रव का, वायु या किसी गैस का घनत्व नापने है। वायु का घनत्व या किसी गैस का घनत्व, मेरी बात सुनना, वायु गैस है, दोनों का यदि घनत्व नापना है, घनत्व, तो बाबू आप यूज करेंगे एरोमीटर का, ठीक। स्पीडोमीटर, कोई वाहन जो होता है उसकी गति मापने का यंत्र, वो नहीं मीटर लगा होता है 60 70 80 फिर अस्पताल, हाँ, तो जो वाहन की गति मापने का यंत्र है। और लास्ट अबे आप हमें ये बताओ, स्पेक्ट्रोमीटर बताओ। चलो बताओ। अरे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज क्या है? जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सभी तरंगों की बात नहीं कर रहा, मेरी बात फिर सुन लो। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बिना किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तरंगें पहुंच जाती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें हैं, लघु तरंगें हैं, रेडियो है, गामा है, ठीक है, गिरि तरंगें हैं, दृश्य तरंगें हैं, जो बिना एक माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य मापने में हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। नहीं मालूम, इसको नोट कर लो। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य मापने में, अब फिर समझ लें, हवा की गति नापेंगे एनेमोमीटर, ठीक भाई। हवा का घनत्व या गैस का घनत्व नापेंगे एरोमीटर। वाहन की गति नापेंगे स्पीडोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य। क्या तो सिंपल क्वेश्चन है। अश्व शक्ति कितने के बराबर? 746 वाट। तो में ज़्यादा डिटेल नहीं बताने हमें। यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है? यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है? आपकी जो ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, और तुम्हें 99% मान लो रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम आएगा जरूर है क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अगला, वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है या उसके भार के तुल्य होता है, कि पहाड़ों पर अधिक होता है, सब जगह एक समान होता है? तुम बताओ मोहित। कक्षा 6 को प्रश्न पूछ रहे हैं और ज़्यादा सा आए तुम्हारी। द्रव्यमान नहीं पढ़ा तुमने? द्रव्यमान और भार का अंतर कक्षा 6 में ही है। बैठे हो कबूतर ऐसे, तुम बताओ नहीं।
पहला है। इतनी जोर तमाशा दें अकल ठिकाने आ जाए। तुम्हें द्रव्यमान नहीं मालूम है, तुम लोग बताओ। बेवकूफ नहीं तो। वस्तु का द्रव्यमान, एक बात समझ लो दिमाग खोल के, पता नहीं क्या पढ़ा तो तुम लोग, तुम्हें द्रव्यमान नहीं मालूम क्या होता है। ऊपर तुमने मात्रक पढ़े, तुम ना परिकृत तो जानते हो ना धारता जानते हो, मैं मालूम 100%। अने फतेह होशियार चंद सबके सब। वस्तु का द्रव्यमान समझ लो, हमारे शरीर में जो, एक समझ लो ऐसे समझा दें मोटा मोटा, हमारे शरीर में जो रक्त भरा हुआ है वो हमारा द्रव्यमान है। अब जैसे मान लें, मैं बताऊं क्या होता है। हमारे शरीर में मान लीजिए 4 लीटर खून है, तो हो सकता है 4 लीटर खून का वजन पृथ्वी पर 4 किलो पूरा दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है। हम गए चंद्रमा पर तौलने, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है, हमारे 4 लीटर खून का वजन पता चला वहाँ पर 1 किलो दिखाई रो है, तो हम ये कहेंगे हमारा भार क्या हुआ, बदल गया। लेकिन हमारे शरीर में जो खून की मात्रा थी 4 लीटर, वो तो नहीं बदली। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदल सकता है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून है तो खून 5 रहेगा, ठीक। और अगर नहीं है तो मतलब उसका वजन बदल सकता है, जो मात्रा वो नहीं बदलेगी। द्रव्यमान हमेशा याद रखना सब जगह एक समान रहता है, चाहे यहाँ नापो, चाहे चंद्रमा पर नापो, चाहे ध्रुव पे नापो। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। अच्छा, और कोई बताए? न्यूटन का पहला नियम कहता क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रही, सही बात है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बहावल ना लगाया जाए। यहाँ पर एक बात और याद रखना है, यदि वास्तव में घर्षण बल ना होता, तो यदि हमने किसी वस्तु को लुढ़का दिया होता तो वह वस्तु लुढ़क के रह जाती, रोकने वाला नहीं था, एक विरोधी बल होता है। न्यूटन का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अब तीनों नियम के बारे में समझ लो। न्यूटन का दूसरा नियम बताओ। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये सेकंड लॉ है, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखे हैं शायद, हैं? अगला, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण। इसी माता रॉकेट छोड़ना, या समझ लो तीर से, जो धनुष बाण उससे तीर छोड़ना, जितना पीछे खींच लोगे उतनी आगे तक जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किस प्रकार की गति होगी? बताइए। सरल रेखीय गति होगी। वेरी गुड, बात कर रही हैं, बताओ। एक तोप का गोला दागा गया है, इसकी गति किस प्रकार की गति होगी? साइंस है तुम्हारी। हाँ यार, बिल्कुल पागल हो दिमाग से, दूर तो बैठे हो। तुम्हें जय नहीं मालूम है कि जो क्वेश्चन कक्षा 6, 7, 8 के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? तोप हमेशा 45 डिग्री पे रखी जाता है, और 45 डिग्री पर यदि हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो बहुत अधिक दूर तक जाती है, ये सबको मालूम है। रॉकेट हो चाहे कोई हो, या मिसाइल जब अटैक करता है कोई, तो आपने हमेशा 45 डिग्री पर देखा होगा। तोप का गोला छोड़ा गया तो ऐसे जाएगा, यूं गिरेगा, तब दूर तक जा पाएगा। तो इसके लिए कौन सी गति बनेगी? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति वो होती है कि 45 डिग्री पर किसी वस्तु को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उसको हमने फेंका ताकि वो दूर तक जाए। 90 पे फेंके हो तो सीधी नहीं है ये, 45 पे फेंकी जाता है। सत्रह बताओ, तुम बताओ। ये सब साची आता ही नहीं है क्या? बस लड़ना आता। लैक्टोमीटर देखो है, क्या होता है? दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व।
जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक, और कोई बताए? मैंने आपसे पूछा है कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व मापने का यंत्र। मुझे आप ये बताइए, या पानी के जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, ये किस सिद्धांत पर तैयार होती हैं? बोलो। आर्किमिडीज। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है भैया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने एक बात कही थी, यदि कोई वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है, आंशिक रूप से डुबोई जाए या पूर्ण रूप से डुबोई जाए, तो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, पढ़ा होगा। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है? पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, लेकिन आयतन जो है सबसे कम होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार उल्टा पूछा गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की स्थिति है, तो 2 कंडीशन है, इसमें घनत्व अधिक रहेगा, आयतन कम रहेगा। ठीक? अगला, परम शून्य वह तापमान होता है जिस पर गैसों की आणविक गति घटने लगती है, सभी गैसें ठोस हो जाती हैं, सभी गैसें तरलीय हो जाती, जल जमने लगता है। क्या है? पहले एक बात मैं बता दूं, परम शून्य ताप होता क्या है? 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, और ध्यान सुनना मेरी बात को, और यह -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वैज्ञानिकों की कल्पना यह है कि इससे न्यूनतम तापमान पृथ्वी पर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में कोई वस्तु नहीं जा सकत है। परम शून्य यानी माइनस का सबसे निचला पॉइंट है, और इतना शून्य तापमान हो जाता है, इतना माइनस चलो जाता है कि गैसों में जो आणविक गति है घटने लगती है। इसका मतलब है कोई गैस भी एकदम से रुक जाए। जैसे मान लीजिए हमने गैस यहाँ पे परफ्यूम छोड़ी, तो इसकी आणविक गति तेज है, गैस के अणुओं की आणविक गति तेज है, तभी तो पल भर में पूरा रूम महक गया। ठीक, अब पूरा रूम जब महक गया तो इसका मतलब अणुओं की गति तेज थी। लेकिन अगर कमरे का तापमान -273 कर दिया जाए, तो हम गारंटी ले रहे हैं, सब समझ लो, अगर परफ्यूम यहीं छिड़किए तो महक यहीं रहे, आगे तक नहीं जाए पे, यहीं पर स्टेयर बनी रहे है, क्योंकि अणुओं की गति होगी नहीं। अगला, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण द्वारा। अच्छा, हम रुपया 500 दें, तुम लोग अगर पास हो जाओ रेलवे। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता? पहले सुन लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा कैसे पहुंचता है? तो विकिरण है। लेकिन मैंने पूछा है ऊष्मा देना, अधूरा फिर सुनते हो, तो संवहन विधि होगी। अब जरा सुन लो, ऊष्मा चालन की 2-3 विधियां हैं, एक चालन, एक संवहन और एक विकिरण। सबसे पहले हम चालन विधि को समझते हैं कि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, यानी एक कण से ऊष्मा दूसरे कण में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरीका से पूरी लोहे की छड़ गर्म होती है। अब मेरी बात सुनना, जो द्रव होते हैं, जो गैस होते हैं, वो संवहन विधि से गर्म होते हैं। किस विधि से? संवहन विधि से गर्म होते हैं। संवहन विधि क्या होती है? हमने एक पानी का बीकर लिया, बर्तन, और कल्पना करके देखना, इसी को साइंस बोलते हैं, ऐसे पढ़िया साइंस। अब हमने इसमें पानी गर्म किया, तो नीचे वाला पानी सबसे पहले गर्म होगा। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो अंतराणविक स्थान खत्म हो जाता है, उनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है। जब अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा तो ये अणु हल्के हो जाएंगे, हल्के होने पर ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर वाला पानी ठंडा है, इनके बीच में आकर्षण बल अधिक है, ये पानी नीचे आ गया, फिर ये गर्म होकर फिर ऊपर उठेगा। क्योंकि पृथ्वी भी एक प्रकार से गैस का गोला है, तो पृथ्वी पर जो ऊष्मा का संचरण होगा वो संवहन विधि के द्वारा होगा। क्या बात है?
इस प्रकार से ही गैस गर्म होती है। कैसे गैस? हवाएं गर्म होती हैं। जैसे हम बताएं, नीचे वाली हवा गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, ऊपर उठ गई, फिर उसकी जगह पे फिर ठंडी हवा आ गई। जो प्रोसेस दिन भर चलता है, और मई जून में ऐसे ही गर्म होता है। इतने प्रश्न है जो सब आए हुए हैं, हमने को फालतू को प्रश्न नहीं रखो है। अब बिटिया तुम लोग बात बंद करो और शुरू करो। टीवी के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं, या टीवी का रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा? लेजर बता रहे। ये आपका गलत हो गया, बिल्कुल सुन लो। टीवी का रिमोट कंट्रोल जो होता है, दिमाग सही नहीं है तुम्हारो, उससे इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं। इंफ्रारेड तरंगों को अवरक्त तरंग कहा जाता है। अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगों के बारे में मैंने बताया था कि टीवी की रिमोट कंट्रोल से निकलती हैं, तथा कोहरे में फोटोग्राफी करने में, अगर कोहरा में आप फोटोग्राफी कर रहे हो या फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, तो भी आपको इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बात और समझ लो कि जो अवरक्त तरंगें होती हैं, इनकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। किसने की थी? हर्शेल। अल्ट्रासोनिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। वो श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य होते हैं। ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। इस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था? सब अच्छे प्रश्न हैं। हाइगेंस, देखो जरा सुनो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया था? हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार का कण नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। न्यूटन ने प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने कहा था प्रकाश एक प्रकार का कण है, और हाइगेंस ने कहा था प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। अगर हम थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने किसका आविष्कार किया? इलेक्ट्रॉन का। किसका आविष्कार किया? ध्यान से सुना करो भाई। अगला हम माइकल फैराडे की बात करें तो माइकल फैराडे ने कौन सा नियम दिया? माइकल फैराडे ने विद्युत धारिता के नियम दिए थे। किसके नियम? विद्युत धारिता के नियम दिए थे, या विद्युत अपघटन के नियम, सॉरी, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। ठीक। अगर हम नील बोर की बात करें तो नील बोर ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। किसका मॉडल? परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। फिर एक बार रिपीट करके सुन लो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। नील बोर ने परमाणु संरचना का मॉडल दिया है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। किसके नियम? विद्युत अपघटन के नियम। क्वेश्चन क्लियर हो गया 22? ठीक। इतने में तुम्हारे नंबर अच्छे आए हैं। अगला, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं हो, फिजिक्स में। जी, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताओ। सुनो जरा, स्टेथोस्कोप को हम लोग हिंदी में आला बोलते हैं। और कल मैंने प्रश्न कराया था कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए या फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। और स्टेथोस्कोप में क्या होता है कि ध्वनि जो है टकराकर वापस आती है, जिसके द्वारा कान से सुनते हैं। तो कुल मिलाकर स्टेथोस्कोप, जिसको हम आला कहते हैं, वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ऑप्शन पर निगाह रखो करो कि यहाँ पर लिखा है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ प्रकाश की कोई बात ही नहीं है। ठीक, प्रकाश का कोई लफड़ा ही नहीं। यहाँ पर ध्वनि का परावर्तन होगा, वो हमें कानों के द्वारा सुनाई पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। अगला ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? बताइए। एक विशिष्ट ताप पर, विशिष्ट का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर या कोई निश्चित ताप है, तो किस माध्यम में ध्वनि की तरंगें की चाल सर्वाधिक होती है? तो होगा ठोस। भैया निर्वात में ध्वनि की चाल हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ लो।
निर्वात जहाँ पर होगा वहाँ ध्वनि की चाल नहीं होगी। सेकेंड बात, अगर हम बात करें तरल अवस्था की, जैसे पानी के अंदर कोई व्यक्ति बात करे तो भी उसकी ध्वनि की चाल कहाँ तक जाएगी, 10-5 मीटर तक चली जाए, यही बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं जाए। सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस में। और ठोस में किस धातु में? इस्पात में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस में। और ठोस में किस में? इस्पात में मानी जाती है। गैस में भी चाल हो जाएगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी हम सोच रहे हैं। सर्वाधिक हमारी बनेगी जाकर ठोस में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है? बी नंबर सही है, बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का हिंदी में नाम क्या है? पराश्रव्य ध्वनियाँ। पराश्रव्य ध्वनियाँ। हो सकता है परीक्षा में पराश्रव्य ना दें, दिया भी नहीं है, ये रेलवे का ही क्वेश्चन मैंने लिया है, उन्होंने दो नहीं है, उन्होंने अल्ट्रासोनिक लिखी है। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनको इंसान नहीं सुन सकता, इनको कुत्ता है, चमगादड़ है, जो जानवर हैं वो पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। आवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि कान के पर्दा फट जाए तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? क्या भाई कर रहे हो? वायु में ध्वनि का वेग पूछा गया है, तो वायु में ध्वनि की चाल सामान्य ताप पर 343 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में ध्वनि की चाल सामान्य ताप पर 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको याद रखना। क्लियर है? 343 ओबा में टेम्परेचर पे है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कितने सेकंड होना चाहिए? 0.1। लिखा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के समय के मध्य समय का अंतराल कितना होना चाहिए? प्रतिध्वनि का मतलब होता है टकराकर वापस आए, और टकराकर जितनी जल्दी वापस आएगी उतनी ज़्यादा हमें स्पष्ट सुनाई देगी। भाई जैसे आज हमने कोई शब्द बोला और टकराकर आध घंटे बाद वापस आया तो बेकार ही है। तो 1/10 सेकेंड कहें या 0.1 सेकेंड कहें। एक बात और सुन लो, अगर हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है तो श्रोता और जो वस्तु है उसके बीच में दूरी कितनी हो? 17 मीटर। कितने मीटर? 17 मीटर होनी चाहिए दूरी। क्लियर? अगला, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत तरंग है, चुंबकीय तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा सी। इसका रीजन है कि वे तरंगें जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के पहुंच जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, बिना किसी माध्यम में। क्योंकि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में चलता है प्रकाश, इसलिए प्रकाश कैसी तरंग हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर ने। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये भी याद रखना, यदि माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदलेगी ही, ये अपवर्तन वाले नियम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 29 बताओगे कि किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का, बिल्कुल सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? नीला। अब जरा सुन लो, नीला इस वजह से दिखाई देता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और बैगनी या नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें निकली और किरणों में नीला रंग ज़्यादा फैलेगा। इस वजह से फैलेगा कि उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है? कम है। तो नीला रंग पूरे आकाश में जो धूल के कण हैं, जो पानी के कण हैं, उनसे टकराकर नीला रंग जो है
पूरे आकाश में फैल जाता है और इसी वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। हाँ, माध्यम तो आपके धूल के कण रहेंगे, उन्हीं से टकराना है प्रकाश को। प्रकाश का परावर्तन अलग इवेंट है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश का टकराना और उसी माध्यम में वापस आना, दूसरे माध्यम में नहीं। मेरी बात को ध्यान सुनना, हम कह क्या रहे हैं। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें और अपवर्तन में एक अंतर है। परावर्तन ये कहता है कि अगर प्रकाश विरल माध्यम में टकराया तो विरल माध्यम में टकराने के बाद वापस चला जाए तो कौन सी घटना? परावर्तन। और प्रकाश विरल माध्यम में टकराए और सघन माध्यम में चला जाए तो अपवर्तन। माध्यम चेंज तो अपवर्तन, माध्यम नो चेंज तो परावर्तन है। यहाँ प्रकाश टकरा के और ऐसा जा रहा है, ये चल रही है परावर्तन की घटना, और टकरा के पानी के भीतर चला जाए वो कहलाएगी अपवर्तन की घटना। क्वेश्चन नंबर 30, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। अवतल दर्पण के बारे में 2-4 पॉइंट और समझ लो। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक, अब देखो जरा, वाहनों की हेडलाइट में है अवतल दर्पण का प्रयोग, साथ में आँख की जांच में, नाक की जांच में, गले की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग। जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं वह हाथ में सर्च लाइट रखते हैं, तो सर्च लाइट जो होती है उनके पास, सर्च लाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, हाँ एक और याद रखना, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सोलर कुकर में। लेकिन एक बात और याद रखना कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा? देखिए, आभासी क्यों होगा इस बात को समझो। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने तो वास्तविक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है तो आभासी हुआ ना, वास्तविक स्थिति तो है नहीं। अब इसमें प्रकाश फैल गया तो आभासी होगा। आभासी होने के साथ साथ ये बताइए, वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा? भैया वस्तु से कैसा होगा? बड़ा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाएगा। और साथ में, हाँ इतना लिख लिया, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा नहीं बनता इसमें प्रतिबिंब। कैसा बनता है? सीधा बनता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है? यानी सर्च लाइटों में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। सबको मालूम है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसमें ज़्यादा बताना ही नहीं। सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो सौर कुकर में या सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला बताइए कि प्रकाश की दिशा में होने वाले परावर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरे। मैंने अभी बताया एक माध्यम से अन्य माध्यम में हम जाएं तो ये क्या कहलाएगी? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाएगी, परावर्तन नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मैंने बताया था। ठीक, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसे परावर्तित करने की युक्ति है? बताइए। डीसी को एसी में और तुम बताओ। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ठीक, अच्छे बताओ। अब ध्यान से सुनना। पहली बात सुन लीजिए, जो ट्रांसफार्मर होता है एक अपचायक होता है। ना ये एसी को डीसी में बदलेगा, ना डीसी को एसी में बदलेगा। मेरी बात सुनना, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? इसमें इन्होंने गलत लिख दिया। कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में ही बदलेगा, डीसी में नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर इस वजह से लगाई जाती है, जैसे हमने यहाँ पर स्टेबलाइजर लगा दिया।
स्टेबलाइजर जो हमने घर में लगाया है वो क्या करेगा, कम वोल्टेज आ रहा है एसी, घरों में जो विद्युत धारा आती है वो एसी होती है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में, कि भैया 200 आ रहे तो 250 कर लो, 250 आ रहे तो 300 कर लो। तो इसका मतलब कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलेगा, एसी को डीसी में नहीं बदलता है, ये दिमाग से निकाल लो। ये अपचायक है, इसका कोई काम डीसी एसी या एसी डीसी का नहीं है, वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम है, ध्यान रखना ट्रांसफार्मर। 36, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है, हाइड्रोजन का करेंगे, गलत, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, नाइट्रोजन। अब जरा सुन लो, यहां पर एक चीज सुन लो, विद्युत का जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दीजिए आप, और उसमें टंगस्टन का तार लगाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च, 2700-2800 डिग्री सेल्सियस, यानी टंगस्टन का जो तार होता है वो जल्दी गलता नहीं, गलनांक उच्च होने का मतलब है जल्दी नहीं गलता है, वो टूट जाएगा उसका। एक बात और समझ लो, जैसे जो ट्यूबलाइट होती हैं, ट्यूबलाइटें जो लगी हुई हैं, इसमें क्या होता है, कोई हम अक्रिय गैस भरते हैं, क्या भरते हैं, अक्रिय गैस। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबलाइटों में आर्गन गैस का यूज करते हैं। अब ट्यूबलाइट चमकती कैसे, इसके बारे में समझ लो। ट्यूबलाइट में क्या होता है, इस तरीका से, अब तो कम हुई ये, फ्लिंट कांच लगा होता है, कौन सा कांच, फ्लिंट कांच, और इसके अंदर एक फास्फर नामक पदार्थ की परत होती, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर ऐसा फास्फर परत होती, फास्फर। और फिर क्या होता है, इसके अंदर पारे की वाष्प भर दी या हमने आर्गन गैस भर दी। अब क्या होगा, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, पारे की वाष्प भर सकते हो, आर्गन गैस भर दी, या आपको जो भी अक्रिय गैस ठीक लगे वो भर दो। सक्रिय भरोगे भैया ऑक्सीजन जैसी तो आग ही लग जाएगी अंदर, सक्रिय गैस अगर आपने ऑक्सीजन भर दी तो आग लग जाएगी। अब हमने जैसे ही पारे की वाष्प भरी या आर्गन गैस भरी, तो आर्गन गैस में क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गैस के अणुओं की गति क्या होगी, तीव्र होगी ना, और जब वो तीव्र होगी तो गैस घूमेगी, और घूमने के बाद जो होता है, या पारे की वाष्प घूमेगी, क्योंकि पारा गर्म होने पर भागता है, वो पारा जो है किनारे पर चिपक जाता है, इसके फास्फर की परत के किनारे, और इसी वजह से ये ट्यूबलाइट चमकती है। और जब तक इसमें गर्माहट रहेगी, तुमने देखा होगा कि अगर बटन बंद कर दो तब भी ट्यूबलाइट चमकत रहते हैं 5-6 सेकेंड तक, इसी वजह से कि पारा भी ठंडा नहीं हुआ है, फास्फर की परत अभी भी सक्रिय है। अगला, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो, एक जो बैटरी होती है, अपने यहाँ घर में जो बैटरी चलती हैं, यहाँ लगी हुई हैं, वो लेड संचायक सेलें कहलाती हैं। लेड संचायक सेलें ऐसी होती हैं कि इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसे देसी भाषा में तेजाब कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होती हैं शुष्क सेलें, जो हमारे यहाँ में पड़ी हैं, शुष्क सेलें, ये ड्राई सेल होती हैं, इनमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, नौसादर का, NH4Cl का। और एक चीज़ याद रखना, जिसमें ऊर्जा रखी हुई है, संचित है, और उसको हम यूज करते तो वो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा है, इस रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। इसमें पहले से संचित है, अब इसमें हमने क्या किया, रेक्टिफायर लगाकर AC को DC में बदल लिया, ठीक है। अगला, हाँ, रेक्टिफायर परिवर्तित करता है AC को DC में, नहीं, रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में बदलता है, ध्यान रखना। रेक्टिफायर कैसा यंत्र है, जो AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर कहाँ लगा होगा इस समय, बताओ, ये लगा हुआ है इन्वर्टर में, इन्वर्टर में लगा हुआ रेक्टिफायर, वो AC को DC में बदलेगा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। इसके बारे में समझ लो, फिर कामनी क्या है बताओ। अप्सरा के बारे में बात करें, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो 1956 में हावा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो ट्राम्बे में पड़ता है। कहाँ पर, ट्राम्बे यानी बॉम्बे में। तो वहीं पर भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर
उसी के परिसर में क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अप्सरा अलग है, कामनी अलग है। कामनी में लिख लो, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है। कौन सा है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर, नोट कर लो। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है कामनी, और अप्सरा भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है। दोनों में कोई डाउट तो नहीं? कर लियो? चलो हेडिंग लगा लो सब लोग। विज्ञान में जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रमुख यौगिक व उनके उपयोग। तुमको एक यौगिक दिया जाएगा या कार्बनिक या अकार्बनिक को परीक्षा में पूछा जाएगा कि इस यौगिक का प्रयोग काहे में करते हैं। समझ गई ना मेरी बात को? हाँ ठीक। नोट करने के साथ साथ यार जरूर कर लियो, न केवल बैठी रहो। अब आगे सुनो जरा, एक एक यौगिक को पढ़ें और इनका प्रयोग जरूर समझें। इनके रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं बोलो। जैसे लिखा हुआ है पायरीन, नोट भी करते जाओ, फिर बाद में बैठे हो। पायरीन का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हो सकता है पायरीन ना पूछें, क्वेश्चन पूछते हैं कि पायरीन का रासायनिक नाम क्या है, तो तुम बता देना इज्जत से कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। और इसका उपयोग जो है बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। बिजली से लगी आग, पानी लेके बाल्टी नहीं बुझाओ जात, ठीक है? और डरे हो अगर पानी तो खुद ही समझ लो, ओम शांति। तो बिजली से लगी आग कह दें या शॉर्ट सर्किट से लगी आग को लिए किसका यूज करते हैं, किस यौगिक का? तो पायरीन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा हो शायद, इसका नाम है, एक यौगिक है जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकोल। नोट करो आराम से, धीमे बता रहे हो। एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है मोटर गाड़ी में प्रतिहिम कारक के रूप में प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी में प्रतिहिम कारक का मतलब है कि जो शीत प्रदेश हैं जैसे कि लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर जो कार का रेडिएटर होता है उसमें पानी जम जाता है। क्या जम जाता है? पानी जम जाता है कार के रेडिएटर में। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग उस पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं। जब एथिलीन ग्लाइकोल मिला देंगे तो कार के रेडिएटर में पानी नहीं जमेगा, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसका प्रयोग केवल जो शीत प्रदेश मैंने बताया, लद्दाख में जो वाहन चल रहे सेना के ही गाड़ियां हैं उन्हीं में किया जाता है, हर जगह नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जोड़ते ही नहीं, मन तो बर्फ़ डाल दो तो पानी बन जाए। अगला, जितनी भी मच्छर भगाने वाली दवा हैं, जो मोर्टीन है, मॉस्कीटो हैं, ये दुनिया के प्रचारात हैं। ये मच्छर भगाने वाली दवा जो होती है वो एलीथ्रिन व पायरेथ्रिन की बनी होती है। एलीथ्रिन कहें या पायरेथ्रिन से कौन सी दवा बनाई जाती है? तो मच्छर भगाने वाली दवा बनाई जाती है। इसमें मच्छर बेहोश हुई जात है, मरद तो ना के बराबर है जब कमरा बंद हो गए। और मच्छर शरीर की गंध से तुम्हारे पास आता है, ये ध्यान रखना। शरीर की गंध और ताप से तुम पूरो चदरा ओढ़े लेटे हो और तुम्हारो इतनो पंजा खुलो है, तो पता नहीं कौन से उसके पास टार्च है तो पंजे के पास टकरे है। क्या गर्मी में आदमी माकत ज़्यादा है, सड़त है वो तो। सर्दियों में तो हाँ, सर्दियों में ज़्यादा माकत है। अपनी सुगंध दुर्गंध खुद ही सुगंध रहा रजाई में, बड़ा आनंद से सोत है। और का चीज बना है, हमने कहना अपनी गंध और सुगंध सब अच्छी लगत है, दूसरे की चीज़ तो खराब लगत है, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छे अपना मलमूत्र अपने हाथ से छू लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत कह रहे। और दूसरे के लिख जाए तो हम कह रहे तुम रोटी खाए वो छोड़ दियो, ठीक। अब जो हटे पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों का सिस्टम ही नहीं है, कौन सा ब्याह हुई गो। पोटेशियम परमैंगनेट का नाम बताओ रासायनिक, KMnO4। हिंदी में इसको बोलते हैं गांव की भाषा में तो लाल दवा। क्या बोलते हैं? लाल दवा। और इसका प्रयोग दो चीज़ों में किया जाता है, एक तो ये जीवाणुनाशी के रूप में। किसके रूप में? ये बहुत पूछा जाता है, अगर रेलवे का पेपर देने जा रहे हो या वैसा केंद्र का, तो साइंस में चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। यूपी के पेपर वहाँ के पेपर में अंतर है। यूपी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, यूपी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, वहाँ में ऐसा नहीं होता है। और ये दवा ही किस में डाली जाती है?
कुआं में डाली जाती है। अब लेकिन ना कुआं रहे तो जा दवा को यूजू कम हुई गो। हाँ, इसके बारे में सुने, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में, थोड़ा कन्फ्यूजन आप तुम्हारा दूर कर दें। एक मैंने यौगिक लिखा है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बामाइड। अपने गांव की भाषा में जो है कार्बेटर बोलते हैं। थोड़ा कार्बेटर लिया फल पकाए लें, लेकिन एक ध्यान रखना थोड़ा अंतर है। कैल्शियम कार्बामाइड का दूसरा नाम इथेफॉन भी है। क्या है? इथेफॉन। और कैल्शियम कार्बामाइड को, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कार्बेटर कहते हैं या इथेफॉन कहते हैं, ये रख दिया जाता है। काले रंग का कुछ पदार्थ ऐसा, पाउडर ऐसा होता है। फिर इसके अंदर क्वालिटी क्या होती है? जो वायुमंडल में नमी होती है, वायुमंडल में आर्द्रता जो होती है, यही पदार्थ वायुमंडल की नमी से क्रिया करता है, आर्द्रता से क्रिया करता है। ध्यान सुनना। और इससे फिर कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है। और एसिटिलीन गैस ही फिर क्या करती है? फलों को पकाती है। ये नहीं पकाता है कार्बामाइड, जो कैल्शियम कार्बामाइड है या इथेफॉन है, ये नहीं पकाता है। इससे निकलने वाली एसिटिलीन गैस जो है वो फलों को पकाती है। इसलिए आजकल जो फल जो हैं तुमने देखे हुए हैं, इन्हें खाए ले तो जलगत कैंसर ऐसे हो जाए इससे। दूसरी बात, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन है। एथिलीन हार्मोन्स है, और एथिलीन हार्मोन्स एक प्रकार का पौधों में गैसीय हार्मोन से भी याद रखना। हम अगर प्राकृतिक रूप की बात करें तो एथिलीन हार्मोन्स होता है, और ये हार्मोन्स भी है। और कैसा हार्मोन्स है? बोलो भाई, गैसीय हार्मोन्स है। ये प्राकृतिक रूप से हर पौधे में पाया जाता है। अगर कृत्रिम ढंग की बात आ जाए तो आप एसिटिलीन बताना, प्राकृतिक की बात आ जाए तो क्या बताओगे? एथिलीन बताओगे। कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई। अगले मैंने यौगिक का नाम लिखा है, यौगिक का यह बहुलक है, जिसका नाम क्या है? पॉलीकार्बोनेट। केमिस्ट्री में ये चीज़ें तो जरूर जान के जाओ, ये बहुत ज़रूरी हैं। 2 वीडियो में ख़त्म कर दिए हम। पॉलीकार्बोनेट क्या है? बहुलक है। बहुलक क्या होता है? एक प्रकार के छोटे छोटे अणु होते हैं, इनको इकट्ठा करके एक बड़ा अणु बनाना ही बहुलक कहलाता है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? बुलेट प्रूफ कांच बनाने में या बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आजकल चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में हैं या बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में, उसमें पॉलीकार्बोनेट का कांच लगा होता है। किसका कांच? पॉलीकार्बोनेट का। ठीक। अगला मैंने लिखा है एथिल मार्केप्टन। एथिल मार्केप्टन को सल्फर का यौगिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर का यौगिक। जो घरेलू गैस होती है जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यदि इसमें रिसाव होता है तो उसमें जो गंध आती है, तो एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन मिला देते हैं। यदि घरेलू गैस में रिसाव होता है तो हमें पता चल जाएगा। और उसमें गंध किसकी होती है? एथिल मार्केप्टन की होती है। एथिल मार्केप्टन ना मिला पाओ तो सल्फर का यौगिक मिला दो, सल्फर का यौगिक। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेंडर लीकेज है। ना तुम बैठे बैठे माँ के सूंघत रहो और तो लो पता चलेगी, जलाओ फटको विस्फोट हुई गो। ठीक भैया, लिख लिया? ऐसे बैठे हो जैसे मान लो तुम लोग उपासना कर रहे हो कोई। एक तुमने सुना होगा टेफ्लॉन बर्तन चल रहे अपने जिन्हें इंडक्शन कुकर वाले। टेफ्लॉन बर्तन को वैसे हम लोग नॉन स्टिक बर्तन भी कहते हैं, लेकिन टेफ्लॉन का रासायनिक नाम टेफ्लॉन नहीं है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या नाम है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने एक ऑप्शन ए नहीं दिया था टेफ्लॉन, उन्होंने ऑप्शन दिया था ए वाला पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये इसका वास्तविक नाम है। किसका? टेफ्लॉन का। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं तुमने देखा होगा, काले काले रंग के चल रहे इंडक्शन पे, ये चिपकते नहीं हैं। तो इसका रासायनिक नाम याद सभी लोग रखना,
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, वैसे नाम क्या है शॉर्टकट में, टेफ्लॉन। क्लियर। अगला सुनो, अपने यहाँ एक दवा चलती है एस्प्रिन। मैं एक आपको बात बता दूं, एस्प्रिन मूल तत्व है, एस्प्रिन से ही हमने डिस्प्रिन बना दी। जितनी भी एस्प्रिन करके दवाएं आती हैं वो सभी दर्द निवारक दवाएं होती हैं। मूल फार्मूला एस्प्रिन है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपनी का नाम जोड़ देते हैं तो बन जाती है डिस्प्रिन। तो एस्प्रिन दवा जो है उसका वास्तविक नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है। क्या नाम है वास्तविक, सैलिसिलिक अम्ल। जब आप टैबलेट खरीदेंगे तो उसमें लिखा होगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड लिखा होगा दवाई पे, डिस्प्रिन वाले पढ़ लेना। और इसका प्रयोग करते हैं दर्द निवारक दवा बनाने में। कोई भी दर्द निवारक दवा है, चाहे वो डिस्प्रिन हो चाहे डैक्लो हो, उसमें सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं या एस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। ये याद रहेगा, ठीक। अगला यौगिक की तरफ बढ़ो, एस्बेस्टॉस। वैसे एस्बेस्टॉस का उत्पादन रूस में ज़्यादा होता है। एस्बेस्टॉस एक प्रकार का यौगिक है और इसका प्रयोग करते हैं अग्निशामक वस्त्र बनाने में। जो फायर ब्रिगेड वाले लाल लाल रंग का कपड़ा पहन लेते हैं वो एस्बेस्टॉस का बना होता है और इसका प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्र बनाने में। बात पल्ले पड़ गई कि इसका प्रयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में एस्बेस्टॉस नामक कपड़े का यूज किया जाता है। सूती कपड़ा पहन लियो या रेशमी पहन लियो तो हाल आगे लग जाए, समझ में आ रही खोपड़ी पर। हाँ, फायर ब्रिगेड में लगवाए दो बाई चांस तुम, तो सूती कपड़ा पहन ना चली जाइयो। अगला देखिए, क्लियर। अगला यौगिक कौन सा है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में पहले 2-3 पॉइंट सभी लोग जान लो। सेल्यूलोज यौगिक से पहले एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है इसको खाने से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। और सेल्यूलोज का यूज 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह होता है। मैं बताऊं कौन कौन सी जगह है। देखो भैया, सेल्यूलोज पहले ये बात समझ लीजिए, पॉलीकार्बोनेट पॉलीसैकेराइड शर्करा है। कैसी शर्करा है, पॉलीसैकेराइड। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ो तो नहीं डीपली पढ़ो। सेल्यूलोज किस प्रकार का शर्करा है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड शर्करा जो होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, मोनोसैकेराइड होती है और डाइसैकेराइड होती है। ये 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें सबसे जटिल शर्करा किसको माना जाता है, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि जल में घुलती नहीं है जल्दी, जल में जल्दी नहीं घुलती है, इसलिए सबसे जटिल है। अब आगे सुनो, जल में नहीं घुलती। पौधों की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसलिए अपने यहाँ जो अब तो कागज़ उसका बनने लगा, रद्दी वगैरह का, पहले कागज़ बनता था सेल्यूलोज से। और एक बहुत पुराना प्रश्न था साइंस में, बहुत पुराना, कि पुराना कागज़ पीला क्यों पड़ जाता है। ये 5-5 रुपए किताबें आती थी बसों में, तो पुराना कागज़ क्यों पीला पड़ जाता है, तो उसका कारण ये था कि सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्योंकि पुराना कागज़ किसका बना था, सेल्यूलोज का, पौधों की कोशिका भित्ति का, छाल का। तो इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो पुराना कागज़ पीला पड़ जाता है, नहीं पड़ेगा, ये सेल्यूलोज का बना ही नहीं है। इसी सेल्यूलोज से कौन सा रेशा बनाया जाता है, रेयान नामक रेशा या धागा बनाया जाता है। कौन सा रेशा, रेयान नामक रेशा या धागा भी बनाते हैं। और जब हम लोग डायलिसिस की क्रिया कराते हैं, यानी जब किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस की क्रिया, डायलिसिस को बोलते हैं हिंदी में अपोहन, ठीक है, ब्लड को दोबारा फिल्टर करने के लिए, तो उसमें सेल्यूलोज की ही टंकी लगी होती है जिसमें ब्लड डाला जाता है। वो टंकी भी किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की टंकी होती है। तो सेल्यूलोज का बहुत ज़्यादा यूज है, रेयान नामक रेशा बनाया जाता है। अगला सल्फर। सल्फर जो है रबड़ को उछालदार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का, ठीक। और सल्फर का यूज तो कई प्रकार से, कैसे है, जो प्राकृतिक रबड़ होती है जिसका बहुलक क्या है, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन होता है। और इस रबड़ को अगर जंपिंग दार बनाना है, वैसे रबड़ तो ठोस होती है ना, हर रबड़ तो ऐसी है नहीं उछालदार। टायर वाली रबड़ उछालदार है, जो बांधने वाली रबड़ है वो तो उछालदार नहीं है। तो उसमें क्या मिलाना पड़ता है, सल्फर मिलाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है,
वल्कनीकरण कहलाती है। वल्कनीकरण यानी रबड़ को उछालदार बनाना। क्लियर है। एक चीज़ और देख लो भैया, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें सल्फर डाली जाती, जैसे सरसों है, सूरजमुखी है, और जो लहसुन प्याज है, इनमें सल्फर ही डाली जाती खेतों में, क्योंकि उसमें गंध उत्पन्न हो। अगर भाई डालोगे नहीं तो उसमें गंध उत्पन्न नहीं होगी, तो ध्यान रखना। अगले हम यौगिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इस सबने सुना होगा कक्षा 10 में। ड्यूटेरियम के बारे में पहले समझ लें। साइंस पढ़े तो अच्छी तरीक़ा से पढ़ लो एक ही बार में, जहाँ में से एक नंबर तुम्हारा इसका फंस जाए क्वेश्चन। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, यानी 3 समस्थानिक हैं। पहले का नाम है प्रोटेरियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1S3 ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक उसके होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटेरियम के बाद हम छोड़ दो। ड्यूटेरियम से क्या होता है कि ड्यूटेरियम में ऑक्सीजन मिलाकर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है, और इसको भारी जल कहते हैं। तो जब हमारे यहाँ परमाणु भट्टी से बिजली का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि बिजली का उत्पादन कई प्रकार से करते हो, परमाणु भट्टी से भी कर सकते हो आप, उसके बाद बांध बनाकर भी किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा से भी करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो परमाणु भट्टी में किसके रूप में? मंदक के रूप में, क्योंकि जब विकिरण ज़्यादा होने लगता है तो भारी जल का छिड़काव करके क्रिया को मंद किया जाता है, ताकि परमाणु भट्टी ना फट जाए, और अगर फट जाएगी तो आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या होगा? रेडिएशन फैल जाए। अब आगे सुन लो भैया, जो ट्राइटियम समस्थानिक होता है ये भी हाइड्रोजन को समस्थानिक है, और जो एक प्रकार से रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक का मतलब ये हुआ कि इसको रख दिया जाए तो इससे स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, जैसे कि रेडियम में। अब हम बात कर रहे थे पोटेशियम साइनाइड की। साइनाइड तो तुमने खूब सुनो है। साइनाइड के बारे में कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक ने उस साइनाइड को स्वाद चखना चाहो कि साइनाइड खट्टा है कि मीठा है, तो जैसे इसने स्वाद चखा, एक कहानी है, वास्तविकता है कि नहीं पता नहीं, तो वहाँ ने केवल यस लिख दो, और यस लिखने के बाद उमर गया, इतनी समय मिलता है साइनाइड में। अब यस का मतलब स्वीट भी होता है, यस का मतलब सौर भी होता है, खट्टा भी होता है। तो अभी तक जा डिस्कस नहीं हो पाई कि साइनाइड कैसो है, तो हम सोच रहे हैं जो प्रैक्टिकल करके निष्कर्ष निकाल हो जाए। पोटेशियम साइनाइड कौन सी दवा बनाई जाती है? चूहे मार दवा बनाने में। हाँ, घर में अगर चूहा वगैरह नहीं, गोली भी रख दी जाती है, मार्केट में बेचती हैं चूहा मार दवा, तो बामें जब पोटेशियम साइनाइड होता है, ठीक, उन्हें नहीं मालूम जो पोटेशियम साइनाइड बनो जो बेच रहे, रियल बात तो जा है। हाँ, इसको बोलते हैं केसियन। सोडियम थायोसल्फेट, वैसा नाम क्या है शॉर्टकट में? हाइपो। रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहते हैं, और इसका यूज काहे में किया जाता है? फोटोग्राफी में। किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी जानते हो? पहले जो एल्बम वगैरह नेगेटिव वाली फ़ोटो चलती थी, किसी ने देखी हैं? खिंचवाई हुए हैं कि पहले फ़ोटो खिंचवाए लो, फिर वो एक नेगेटिव निकल के आत तो करिया करिया भूत ऐसो आत्मा ऐसो, फिर वो धो जात तो शायद यही से सोडियम थायोसल्फेट से ही वो धोते थे या आइपो से, फिर उससे तुम्हारा शायद फ़ोटो निकालते थे। फिर वो नेगेटिव रखो रात तो बर्सन, और जब भी तुम्हें फ़ोटो बनवाए तो वो नेगेटिव लेके चले जाओ। एक रील टाइप की होती थी प्लास्टिक की लंबी सी कैमरा में। अब पहले फ़ोटो खींचती थी, अब तो मान लो अब तो इनको हम बताएं खाते कब फोटो ज़्यादा खींचते हैं, और जाने कैसे मोर बना लेती चुईया ही तो। हाँ, एकदम गले मार डाल ली है, ऐसे कर ली है, सीधो मोर रखते ही नहीं, मुँह टेढ़े हो जाते इनको। अच्छा हाँ, बनन दे, कोई दिक्कत नहीं, मोह इनको बहुत टेढ़ो जल्दी होता। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर माने क्या होती है? चांदी, और चांदी में हमने क्या मिला दिया? ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमीन। ब्रोमाइड तो यौगिक हुई है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग काय में करते हैं? फोटोग्राफी में। इस यौगिक का भी नाम सब लोग याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, अगला बिटिया आ जाओ।
सिल्वर आयोडाइड, हमने चांदी में आयोडीन मिला दी, सिल्वर माने चांदी होता है, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कायम करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में, क्लाउड सीडिंग। अपने यहाँ नहीं होती है, चाइना में होती है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा चाइना में कराई जाती है, जब वहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जो बादल हैं इन्हीं में सिल्वर आयोडाइड छोड़ दिया जाता है, यही बादल पिघल जाते हैं और वर्षा होती है। दिल्ली में कराई गई थी जब बहुत ज़्यादा हाँ प्रदूषण होगा, तो कराए महंगो आइटम है भाई, भारत में थोड़ी ना इतनी जल्दी चल पाए, बहुत खर्चा भाई। क्लोरीन गैस, मिनरल वाटर सब लोग पिए हो, सब लोग पीते हो, कभी कभी वो ज़्यादा वैसा पानी लगता है कड़वा जैसा, तो उसमें जो कड़वापन है वो किसकी वजह से है? क्लोरीन वजह से। या स्विमिंग पूल नहाने जाओ तो पानी नीलो नीलो दिखाई पड़ता है कुछ कुछ, और जब आप में नहाए के निकलो तो बाल एकदम सतर, हाँ एकदम रूखे रूखे हो जाते, क्लोरीन पड़ी होती है। स्विमिंग पूल में तो नहानी नहीं चाहिए, समझदार हो काय कुमार। एक हमने अखबार में पढ़ी थी कि स्विमिंग पूल में क्या हुआ, 100 लीटर मान लो पानी भरो 1000 लीटर, और 20 लोग नहाए के निकल गए तो पानी 1010 लीटर हुई गो। अब स्विमिंग पूल वाले चक्कर में पड़ो कि जहाँ पे 10 लीटर कैसे बढ़ गो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बाकी सब समझदार हो। पानी बढ़ गो वहाँ में 10 लीटर। हाँ लोग वाटर पानी, और तुम्हें इतना बढ़िया समर का ट्यूबवेल का पानी आता है, उसमें नहाए लो, उससे शुद्ध पानी नहीं है, जहाँ में मत नाव करो भाई। आदमी ना ऐसा करके फट से मार दे। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामेट। ठीक है, सबको मालूम होगा। इसका फार्मूला पूछा गया, मैंने इसी वजह से लिखा, सबका नहीं लिखा। NH2CO NH2 NH2CO NH2। और यूरिया आपको सबको मालूम होगा प्रयोगशाला में तैयार किया हुआ पहला कार्बनिक यौगिक था। और यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। और यूरिया की खोज किसने करी थी? तो किसने करी थी भैया? बोहलर ने करी थी, बोहलर। इसके बारे में सबको मालूम होगा। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अम्लराज। अम्लराज का दूसरा नाम मालूम क्या है? एक्वारेजिया। अम्लराज को एक्वारेजिया बोलते हैं। अगर तुम्हें 4 लीटर अम्लराज बनाने हैं तो 3 लीटर का ले लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 लीटर क्या ले लो? नाइट्रिक अम्ल, और दोनों को मिला दो तो आपका एक्वारेजिया बन जाएगा या अम्लराज बन जाएगा। और इसमें इतना पावर होता है, इतना हार्ड अम्ल होता है कि इसमें कौन सी धातु घुल जाएगी? सोना घुल जाएगा। कौन सी धातु घुल जाएगी? सोना घुल जाएगा। किसमें? अम्लराज में। बात दिमाग में धंस गई, पल्ले पड़ी? ये यौगिक एक बार हम रिपीट कर दें, सुन लो। अम्लराज का दूसरा नाम क्या है? 3 भाग HCl, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। यूरिया का दूसरा नाम क्या है? कार्बामाइड। प्रयोगशाला में तैयार किया हुआ पहला कार्बनिक यौगिक, 46% नाइट्रोजन है, बोहलर ने खोज की। क्लोरीन गैस का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, फोटोग्राफी। पोटेशियम साइनाइड से चूहे मार दवा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। सल्फर रबड़ को छालदार बनाने के लिए, और इसमें कौन सी क्रिया होती है? वल्कनीकरण। सेलुलोज से कौन सा रेशा तैयार होता है? रेयान। एस्बेस्टॉस का प्रयोग कायम करते हैं अग्निशामक यंत्र बनाने में। सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग कायम करते हैं एस्प्रिन यानी दर्द निवारक दवा बनाने में। और अगला आ जाओ, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, इसको क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। एथिल मार्केप्टन, LPG का रिसाव पता करने में। पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। कैल्शियम कार्बामाइड का दूसरा नाम इथेफॉन है। एसिटिलीन गैस निकलती है फलों को पकाने में। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा बोलते हैं, कुआं में डाली जाती है। एलिथ्रिन या पायरेथ्रिन से मच्छर भगाने की दवा बनाई जाती है। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग कार रेडिएटर में किया जाता है ताकि पानी ना जमे। और पायरिन को कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, बिजली से लगी आग बुझाने में।
चलो लगाओ हेडिंग सभी लोग, अब बातचीत ना करो। प्रमुख अम्ल, स्रोत व प्रयोग। जो तुमसे एक नंबर को पूछो जो अक्सर परीक्षा में, तो ये टॉपिक कराएं आज। ठीक, सबसे पहले समझो प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं, उनके स्रोत क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका प्रयोग क्या है। अब पहले कुछ परिभाषा समझ लो, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी वाले भी सुन लें। वो परिभाषा तो अलग छोड़ दे तुम कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं, जब बहुत पुरानी परिभाषा है, या तुमसे नहीं पूछी जाए। पहला पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि अम्ल वो पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन में यच धनायन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में यच धनायन का मतलब ये हुआ कि इस अम्ल को पानी में डाला जाए और जलीय विघटन किया जाए, पानी में डाला जाए और जलीय विघटन किया जाए, तो ये निश्चित है उसमें यच धनायन अवश्य प्राप्त होगा, एक कन्फर्म है। कैसे? हमने एक अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यदि हम जलीय विघटन करेंगे तो पहली बात है कि एच धनायन तो अलग प्राप्त होगा और Cl माइनस अलग से प्राप्त होगा। एच धनायन प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि वो अम्ल है, चाहे कोई अम्ल हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे कोई अम्ल हो, उसमें एच धनायन प्राप्त होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये भी कन्फर्म है। किसी भी अम्ल की किसी भी धातु के साथ क्रिया कराई जाए, यानी किसी धातु पर कोई अम्ल डाला जाए, तो एक कन्फर्म है उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कन्फर्म निकलेगी, कन्फर्म है। ये अम्ल की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा सुनो, तीसरा ये है कि एक लिटमस पेपर होता है, पेपर, वो लिटमस पेपर किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है, किसका सहजीवी है, कवक तथा शैवाल का। तो जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का बना होता है, और लाइकेन है सहजीवी किसका, कवक तथा शैवाल का, ठीक। और यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। जैसे हमने नीला लिटमस पेपर लिया, उस पर वो लिक्विड डाला, यदि वो लाल हो गया तो समझो वो अम्ल है, एक कन्फर्म है। और लिटमस पेपर बना होता है लाइकेन का। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी अगर अम्ल होगा तो उसका पीएच मान, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से जितना भी कम होता चला जाएगा पीएच मान, समझो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है। यदि मान लीजिए पीएच मान उसका 2 है तो और ज़्यादा प्रबल अम्ल है, पीएच मान 1 है तो और ज़्यादा हार्ड अम्ल है। क्लियर है भैया, समझ में आएगो अम्ल की पहचान। अम्ल धातु से क्रिया करेगा, क्या कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और जलीय विघटन कराओगे तो एच धनायन प्राप्त होगा। अब आगे सुनो, बातचीत ना करो, सुन लो, नए पॉइंट शामिल करें हैं, बिल्कुल नए, पुराने रखे ही नहीं हमने। एक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, खास तौर पर सिरका में पाया जाता है। एक बात और याद रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इच्छू शर्करा किसे कहते हैं तो एसिटिक अम्ल को कहा जाता है, ये नया पॉइंट रहेगा। इच्छू शर्करा किसे कहते हैं, एसिटिक अम्ल को कहते हैं। और इसका प्रयोग काय में किया जाता है या किस में होता है, तो सिरका में होता है, वही छिड़का, वो अचार नहीं गरम दर हो जाता है। हाँ सही कह रहे, ठीक। अगला ऑक्सैलिक अम्ल समझ लो भैया। पहली बात इसका स्रोत अगर पूछा जाए तो टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाए, टमाटर में। लेकिन उपयोग इसके 2 जगह और हैं। पहला उपयोग है कि स्याही के धब्बे छुटाने में, कोई स्याही का धब्बा शर्ट या टी शर्ट पे लग जाए तो उसको छुटाने के लिए हम कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्सैलिक। जैसे नहीं जेब में पेन रखो और पेन पोंक गो, हिंदुस्तान में 2 चीज़ें पोंकती हैं, कौन कौन सी, एक अंग्रेजी पोंकी जाता है, एक पोन पोंक जाता है। हमारो पेन अक्सर पोंक जाते हैं दरो जेब में लोअर में, तो जरूर जाने काबर गोवा में निकल पत। और अगला अगर पूछा जाए कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का। अम्ल अगर पूछा जाए तो ऑक्सैलिक अम्ल का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाओ आगे आ जाओ, टार्टरिक अम्ल।
टार्टरिक अम्ल का यदि स्रोत पूछा जाए तो इमली है और कच्चे अंगूर हैं, ठीक है, इमली और कच्चे अंगूर हैं। लेकिन अगर वैसा यूज पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर का मतलब ये हुआ जो खाने वाला सोडा होता है उसको बनाने में टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, टार्टरिक। क्लियर। अगला सुनो, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। कोई भी खट्टा अम्ल हो, चाहे संतरा है, चाहे नींबू हो, चाहे कोई हो, अंतर इतना है किसी में नींबू में ज़्यादा है, अन्य फलों में कम है, लेकिन जो भी खट्टा फल है उसमें साइट्रिक अम्ल अवश्य होगा। अब आगे आ जाओ, एक है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन सी। ये भी ध्यान रखना, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। इसका नाम एस्कार्बिक एसिड इस वजह से पड़ा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी जो स्कर्वी रोग होता है उसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, जो सूज जाते हैं गलसुआ टाइप के। अगला, मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, सेब में। ये ध्यान रखना, एप्पल में। हाँ, अब अंग्रेजी पोंक रहे। अगला, दो अम्ल याद रखना, एक है फास्फोरिक अम्ल, एक है कार्बोनिक अम्ल। दोनों अम्लों की बात कर रहा हूँ, फास्फोरिक और कार्बोनिक। जितने शीतल पेय पदार्थ हैं, चाहे कोका कोला हो, खास तौर पे दो पदार्थों में, कोका कोला और थम्सअप में ज़्यादा होता है कौन सा अम्ल, फास्फोरिक और कार्बोनिक अम्ल। और साथ में सोडा वाटर बनाने में, ठिड़िया लगी बार फ्रेंड, तो सोडा वाटर बनाने में ये लोग कार्बोनिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। तो 3 रुपया दे दो उन्हें, ठुस ठुस दुआएं करी, हाँ लो मिरिंडा तैयार। तुम्हें लगा जब बहुत हानिकारक होता है, जैसे सुबह सुबह अगर तुम ठंडा पी लो तो मालूम क्या हो, तुम्हें लगे कि पेट भर गो, पेट नहीं भर, जो पेट में लेट्रिन होता है वह उफन जाता है, ये रियल बात है। सुबह सुबह अगर खाली तुम पेट पी लो ठंडा, तुम्हें लगे कि हाँ पेट भर गो, पेट नहीं भर गो, लेट्रिन में उफन जाता है, कार्बोनिक अम्ल की वजह से, फास्फोरिक अम्ल की वजह से। ये सही बात है। हाँ भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला सबको मालूम, H2SO4 है, और इसका प्रयोग करते हैं लेड संचायक सेल में। लेड संचायक सेल जान तो, जितनी जब घरेलू बैटरियां लगी जिनमें तेजाब पड़ती है, ये लेड की बनी होती हैं, तो इनमें लेड संचायक जितनी भी सेलें हैं, बैटरियां हैं, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, घरेलू बैटरियों में। और जो वैसी बैटरियां होती हैं जैसे हमारे यहाँ में पड़ी है, तो जा होते ड्राई सेल, इसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, घड़ी वाली सेलों में नौसादर का। अगला, अगला अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, और आमाशय में निकलता कहाँ से, जठर रस से। आमाशय में बाबू जो जठर रस होता है, जठर रस, उससे निकलता है। और इसकी खास बात यह है कि जब आमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलेगा तो आपको क्या आती, पेट में जलन, और बनाई डकारें ऐसी आता है। तो हम लोग क्या पियते हैं, इनो पी लो या ठंडो पानी पी लो, क्योंकि उसमें पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, और ये अम्ल बहुत काम का है। तुमने कभी देखी छोटी सी गुठली पेट में चली जाए, गली जाता है, बचपन में तो जा लगा तो कुएं सुना और पेड़ ना निकल पड़े मौसा है, पहले लगा तो क्या गुठली चली, अब क्या होगी, पेड़ निकल पड़े, क्योंकि अंदर खाद तो है ही, खाद की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। हाँ, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल है 2-3 जगह, फलों व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जो फलों का मुरब्बा आता है, जैसे रियल जूस वगैरह जो आता है, उसमें फार्मिक अम्ल पड़ा होगा ताकि वो खराब ना हो, ठीक। और साथ में चींटी और बिच्छू अगर काट ले तो उसके डंक में और होता है फार्मिक अम्ल। अंतर इतना है कि बिच्छू में ज़्यादा है फार्मिक अम्ल, लाल चींटी में कम है।
चीटा में बहुत होता फार्मिक अम्ल, वो नहीं लाल वालो चीटा होता है, चिपट जावे तो मुंडी वहीं छोड़ दी है, वहाँ को दर्द नुची आए, बहुत बुरा खात है। हाँ, बेंजोइक अम्ल बिटिया, बेंजोइक अम्ल किसमें? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण का मतलब ये हुआ जिससे बिस्कुट है, पता चली 3 महीना 4 महीना तक चल रहे हैं, हम लोग खाते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ डाल देते हैं? बेंजोइक अम्ल, खराब ना हो वो। जितने खाद्य पदार्थ आ रहे, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े सीधे उल्टे, सब में पड़ो। आजकल पार्टी में जो ही होता ही है, पार्टी अब मतलब ही खत्म हो, पार्टी से इनको जन्म देना है तो कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना खाई जाती पार्टी में। कोल्ड ड्रिंक है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, डोसा है, चाउमीन है। और चाउमीन तुम बनत देख ले, वो हकीकत में जो धागा बनता है तो तुम खाए वो छोड़ दो चाउमीन, मशीन नहीं बना, वीडियो भेज दी, देख लियो। हाँ, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेराइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेराइक। और जो तुम्हें मक्खन दो जाते टिक्की वालों, जो असली मक्खन होते नहीं, खुद ही सोचो 10 रुपया में तुम मक्खन तुम्हें कौन दे दिए, और तुमने जा सोची आज बहुत मक्खन खाया है, वो मक्खन होते ही नहीं। 10 रुपया में तुम्हें मक्खन मिल जाए। बालाजी मंदिर भाई लड्डू विवाद बहुत हो, उसमें उनकी गाय और सूअर की चर्बी है, तो खुद ही सोचो 600 रुपया में देसी घी तुम्हें कहाँ मिल जाए। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में। और मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का जमाव। जब आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाएगा तो बॉडी थकान मांगने लगती है, उसे चाहिए फिर आराम। इसका मतलब बॉडी में कौन सा अम्ल ज़्यादा हो गया? लैक्टिक अम्ल। अगला सुनो, कौन सा अम्ल है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल यदि बॉडी में जमा हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? गठिया रोग होगा। समझ गए? यानी अगर यूरिक अम्ल जमा है, हिन जमा है, तो समझो गठिया हो गई तुम्हें। अगला है अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज व एक्वारेजिया किसे बोलते हैं? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाए? अम्लराज या एक्वारेजिया मिल जाए। और सुन लो, इतना प्रबल अम्ल होता है, बातचीत ना करो, इतना प्रबल अम्ल होता है कि जामे यदि सोना डालो जाए तो सोना घुल जाए, और तुमने हाथ डाल लो तो तुरंत पीएच बन जाए तुम्हारी हैंडीकैप। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? चाय में कड़वापन का जो कारण है, जो कड़वापन का कारण है वो टैनिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3, और इसका प्रयोग करते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग? तो नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक का नहीं है, नाइट्रिक का। अमीनो अम्ल किस में पाया जाता है? प्रोटीन की इकाई है, यानी कोई भी प्रोटीन है जब तक अमीनो एसिड में नहीं टूटेगा तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। क्लियर, समझ में आएगा? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब अगला टॉपिक।